आज है फ्राइडे, तो आज हम बात करेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग फ्राइडे के बारे में, जहां पर हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आए हैं। क्योंकि हम सबने सुना है कि इन्वेस्टमेंट से तो टैक्स बचत होती है, पर खर्चा करने पर भी टैक्स बचता है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी 10 डिडक्शंस को समझेंगे जहां पर आप अनचाहे हुए भी जब आपको अपनी वो खर्चे करने पड़ते हैं, जहां पर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, लेकिन उनमें भी आपको एक टैक्स बचत मिल सकती है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, बिकॉज बहुत यूनिक पॉइंट्स है तो शायद आपने अपनी डेली लाइफ में से मिस कर दिए होंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे पहली ऐसी खर्चे के बारे में जो हमें करना ही पड़ता है, एंड दैट इज आवर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जॉब कर रहे हैं तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन तो होता ही है, एंड इसके ट्विन बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता ही मिलता है, एंड दूसरा आपका टैक्स भी बच जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोविजन आती है वो आती है 80C के अंदर। एंड वहां पर आपका जो भी अमाउंट ईपीएफ में आपने जो भी अमाउंट लगाया है या आपके एम्प्लॉयर ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, या तो वो या फिर 1.5 लाख, दोनों में से जो भी लोअर होगा उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। अब इस केस में आपको स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, बिकॉज बीइंग इन दैट जॉब एनवायरमेंट इट इज कंपल्सरी फॉर द कंपनीज ऑल्सो टू डू इट। तो ना चाहते हुए भी आप अपना ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट आपको टैक्स बचत भी मिल गई। दूसरा पॉइंट आता है ट्यूशन फीस दैट इज पेड फॉर चिल्ड्रन। अब जब आपके बच्चे हैं, आप उनके स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके आप पैसे देते हैं, उनकी आप फीस देते हैं, तो वहां पर भी आप ये जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ एप्लीकेबल है 2 ही बच्चों के लिए, यानी कि जो भी आपके 2 चिल्ड्रन है, एक है तो फिर ठीक ही है, पर अगर 2 एंड बियॉन्ड है तो नहीं हो सकता। सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए आप ऐसी जो डिडक्शन है उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन इट इज ओनली विद रिगार्ड्स टू जो आप ट्यूशन फी पे करते हैं। इट इज नॉट विद रिगार्ड्स टू अगर आपने कोई डेवलपमेंट के लिए फी दी है या फिर आपने कोई डोनेशन दी है या इसी सिमिलर नेचर का कोई भी और पेमेंट करा है। इसकी भी जो डिडक्शन है आपको 80C के अंदर ही मिलती है, जो भी आपने अमाउंट पे किया है या फिर 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख तक नहीं पहुंच रहा है, उससे कम पहुंच रहा है, तो बाकी का जो प्रोविजन है आप इसमें से पूरा कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। देखो, जब भी हमारी होम लोन से रिलेटेड एक ईएमआई बनती है ना, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस साल में आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना करना है या आपने कितना किया है, तो जब आप प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट करते हैं उसका भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 80C के अंदर, एंड उसमें भी जो भी आपने अमाउंट पे की है या फिर 1.5 लाख रुपए जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको वो टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा 80C के अंदर आता है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि जब भी आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो भी हमारी स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी लगती है वो भी सेक्शन 80C के अंडर आती है, जहां पर जो भी आपने अमाउंट पे किया है या 1.5 लाख रुपए जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये है कि ये जो पहले 4 के 4 प्रोविजंस बताई हैं, इसमें तो 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप इन चारों को ही किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, एक में ही 1.5 लाख लगा सकते हैं, यानी कि एक ही खर्चे से आप 1.5 लाख का वो डिडक्शन ले सकते हैं, या सब में भी कर सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं कि अगर हम सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स को ही छोड़ दें, उसके ऊपर अप एंड अबव भी क्या हमें डिडक्शंस मिलती हैं, तो बाकी के 6 पॉइंट्स उस पर फोकस करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फिर हमारे पास आता है होम लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट, यानी कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया वो तो सेक्शन 80C में आता है, उसके ऊपर तो आपको वो लिमिटेड डिडक्शन ही मिलेगा 1.5 लाख का। बट जो आपने इंटरेस्ट पे किया है अपने होम लोन पे वो आता है सेक्शन 24 में, एंड उसमें जो भी आपने अमाउंट पे किया है या फिर 2 लाख रुपीज, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो यानी कि ऐसा खर्चा जो आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। 6th हमारे पास पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन हायर एजुकेशन लोन, यानी कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है उस पर डिडक्शन। अब ये लोन आपने किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए। ये आप अपने लिए ले सकते हैं या फिर आपने रिलेटिव में हम काउंट करते हैं इंडिविजुअल का स्पाउस हो सकता है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे, चिल्ड्रन हो सकते हैं, या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसके आप लीगल गार्जियन हैं। तो उस केसेस में आप उनके लिए जो भी आप हायर एजुकेशन का लोन लोगे उसकी भी जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उस पर आपको वो डिडक्शन मिलता है, एंड ये डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80E के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें उन्होंने ये भी
एक्सप्लेन किया है कि हायर एजुकेशन होता क्या है। तो उन्होंने बोला है हायर एजुकेशन का मतलब ये है ऐसा कोर्स जो आप परस्यू करते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन देने के बाद, या फिर कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी देने के बाद जब भी आप एजुकेशन लेते हैं तो उसके केस में जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये डिडक्शन क्योंकि एटीई में आता है तो दिस इज ऑल्सो सेपरेट फ्रॉम योर एटीसी। अब इसमें आप जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उसके ऊपर कोई भी जो आपको टैक्स है वो नहीं भरना पड़ता, कोई अपर लिमिट है ही नहीं ये या ये। अगर आपने साल में जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट करी है उस लोन के चलते आपको उस पर एक भी बार टैक्स नहीं पे करना। सिर्फ कंडीशन एक ये है कि जो आपका लोन का टेन्योर है अगर वो 8 साल से ज्यादा है तब आपको करना पड़ेगा, यानी कि 8 साल तक आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, जो भी आपने इंटरेस्ट दिया है उसके ऊपर टैक्स आपको माफ है। लेकिन 8 साल के बाद आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि या तो आपका जो लोन है वो 8 साल तक हो या उससे कम हो, 8 साल के बाद आपको वो जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स है वो देना पड़ेगा। अब आता है हमारा 7 पॉइंट। अब 7 पॉइंट जैसे ये रिन्यूएबल सारा इन्वायरमेंट हो रहा है, इको फ्रेंडली हो रहा है, तो उसके चलते अब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे बहुत हैं। अब वो जो महंगे बहुत है क्योंकि उनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये समझ में आती है गवर्नमेंट को। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हो एंड उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस लोन के ऊपर, उसके ऊपर आपको हम डिडक्शन देते हैं एंड वो आता है सेक्शन 80EE-B के अंदर। एंड इसमें भी वॉट एवर इंटरेस्ट यू पे और या फिर जो 1.5 लाख रुपए है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आपको टैक्स की बचत मिल जाएगी। मतलब अगर आपको ईवी की गाड़ी खरीदनी है तो उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है क्योंकि जिसमें जो इंटरेस्ट का रीपेमेंट है, जो आप इंटरेस्ट दोगे उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, खर्चे के ऊपर टैक्स बेनिफिट हमें मिल रहा है। 8th पॉइंट की हम बात करें तो वो आ जाते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखो एनुअली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स तो लेते ही हैं। तो ये जब हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लेते हैं तो उसमें सेक्शन 80D हमारा इन प्ले आ जाता है एंड वो कहता है कि आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के चलते हुए सेक्शन 80D में। तो इसमें हमारे पास क्या अमाउंट है, जो भी आप अमाउंट पे करोगे या फिर 5,000 रुपए, इसमें से जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको रिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80D। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से रिलेटेड। 9th पॉइंट हमारा आता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन मेड बाय योर एम्प्लॉयर। अगर आपको नहीं पता, जैसे आपका ईपीएफ होता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं आपके क्या कहते हैं उस फंड के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ऐसे ही एनपीएस यानी कि जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये एनपीएस का सिस्टम जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे वो होगा ही होगा। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो, बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये है तो आप उसका बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सेम एज ईपीएफ आप और आपका एम्प्लॉयर मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको फिर 80C में मिलेगा जिसमें आपके ऊपर 1.5 लाख का कैप है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है ना, वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल हम मानकर चलते हैं आपकी 60,000 की सैलरी है एंड कैलकुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉयर इज ही इज अबाउट टू मेक दैट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7,000 रुपीज। तो उस 60,000 में से अगर हम 7,000 निकाल दें तो आपको इन हैंड सैलरी आती है 53 की एंड वो जो 7,000 है वो आप वो आपका कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। तो उसके ऊपर जो है हमें वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि बेनिफिट मिल जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा इस डिडक्शन में मिलता है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो दैट इज 14% ऑफ सैलरी जो आपकी होगी, एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर्स में आते हैं, तो 10% ऑफ द सैलरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर एम्प्लॉइज एनपीएस अकाउंट। यानी कि इस तरीके से आपका जो कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयर फॉर योर एनपीएस वो भी कर सकता है एंड एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल कम अंडर अ डिफरेंट सेक्शन दैट इज 80CC-D एंड उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है 10th पॉइंट जिसमें हम बात करते हैं दैट इंटरेस्ट दैट यू अर्न ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। अब आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट है आपने किसी भी वजह से रखा हो क्योंकि आपकी सैलरी उसमें आती है, वो आपका इमरजेंसी फंड भी हो सकता है, तो उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हो ना वो एक्चुअली टैक्स
उस पर नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 TTA, सेक्शन 80 TTA। एंड इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है जितना भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया या फिर 10,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको जो टैक्स है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो आपने इनकम की है, इस बार तो खर्चा भी नहीं किया, इनकम की है, इनकम के ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो दीज वर द 10 पॉइंट्स। इस टेबल में आपको एक समरी दिख रही होगी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सेक्शन है एंड कितना आपको मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है। इस समरी से आपको ये पता चल गया है कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए बस अपने खर्चों के बेसिस पे अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपको उस केस में भी टैक्स बचत हो सकती है। अब ये जितनी भी मैंने आपको प्रोविजंस बताई हैं ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हैं, तो इस चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चले कि खर्चे से भी टैक्स की बचत हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।